हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलो आज मैं लेकर आ गई हूँ एक्सरसाइज 11.2। इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 11.1 ऑलरेडी कवर अप करवाई है। यहाँ पे मैं आपको चैप्टर 11 एल्जेब्रा पढ़ा रही हूँ, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा। मेरी स्क्रीन देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैम क्या पढ़ा रही हैं। मैंने 11.1 में आप लोगों को बताया है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल का यूज कैसे होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत बेसिक चीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आप लोग भी फटाफट से मेरी 11.1 वाली वीडियो जाके चेकआउट कीजिए। उसके बाद 11.2 की वीडियो देखिए, तो आप लोगों का बेस क्लियर होगा, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए हम आज की एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। लेट्स बिगिन। सो मूविंग ऑन अवर फर्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यूज ऑफ वेरिएबल एंड कॉमन रूल्स। जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि इनका यूज कॉमन रूल्स में कैसे करते हैं। मैंने एक्सरसाइज 11.1 में बताया था कि वेरिएबल्स कैसे यूज किया जाता है, वेरिएबल का रूल क्या होता है। ठीक है, तो मैंने सिंगल वेरिएबल का केस बताया था। यहाँ पे हम एक से ज्यादा वेरिएबल भी यूज करके देखेंगे, बट पहले हम कॉमन रूल में वेरिएबल का यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलो, रूल फ्रॉम ज्योमेट्री। ये रूल कहाँ से आया है? ज्योमेट्री से आया है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। मैंने आपको बताया है कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर की जो चारों साइड होती हैं उनको हम ऐड करके स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक साइड जो है वो एल है, मतलब सारी साइड स्क्वायर की क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 × L कर देते हैं, तो हमारा पेरीमीटर निकल जाता है। ठीक है, ये आपका पेरीमीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। क्या होता है? 4 × L। यहाँ पे आप 4 और आपका जो भी L की वैल्यू हो, दैट मीन्स जो भी आपकी साइड का मेजरमेंट हो, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा टोटल पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर निकल जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से रेक्टेंगल भी देखा होगा आपने कि एंड ऑफ द रेक्टेंगल इन चैप्टर ऑफ मेंसुरेशन। इसके पहले मैंने आपको मेंसुरेशन चैप्टर करवाया है, वहां पे मैंने बताया कि पेरीमीटर और एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग भी जाके चेकआउट कीजिए। हियर वी गो बैक टू देम टू राइट देम इन अ फॉर्म ऑफ रूल। अब यहाँ वहां तो हम लोगों ने पेरीमीटर निकालना सीखा है, साथ में हमने क्या सीखा है, हमने एरिया निकालना भी सीखा है। लेकिन यहाँ पे अब हम विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स, या अब यहाँ के रूल के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे कि पेरीमीटर में जो वेरिएबल आता है वो कैसे आया, क्या है। तो हम यहाँ देखते हैं। तो पहला है मेरे पास पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है, ये ज्योमेट्री से आया है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, वी नो द पैरामीटर ऑफ एनी पॉलीगन। हमें सब पॉलीगन का पैरामीटर निकालना आता है। मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड। सारी की सारी जो साइड्स होती हैं उनका सम हम करते हैं तो पैरामीटर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अ स्क्वायर हैज 4 साइड। अब स्क्वायर की 4 साइड होती है तो सबको सम अप करेंगे तो हमारा पेरीमीटर निकलेगा। तो पेरीमीटर क्या होगा? द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। देखा, हुई ना वही बात जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला कैसे बना? तो 4 टाइम्स, क्या यहाँ पे क्या लिखा है, 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। क्योंकि सारी साइड का जो मेजरमेंट होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज एक साइड का जो मेजरमेंट है या एक साइड की जो लेंथ है उसको हमने एल से डिनोट किया है। अब सबका मेजरमेंट सेम होता है तो सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो सबको हम क्या बोलेंगे, सारी साइड्स को एल। ठीक है, तो अब ऐसे हम अब हमारे पास ये सारी वैल्यू जब सेम है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ 4 आ गया और सबकी वैल्यू सेम है तो यहाँ पे हम एल लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 × L। तो हमारा टोटल पैरामीटर यहाँ पे फाइंड आउट होगा। तो ये देखो यहाँ पे 4 × L और यहाँ 4L। ठीक है, thus we get the rule for the perimeter of the square. The use of the variable L allow us to write the general rule in the way that is concise and easy to remember. अब ये जो रूल है वेरिएबल का, ये कहाँ से आया? ये हमें पता चला कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, तो दिस इज योर वेरिएबल। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो कभी भी फिक्स नहीं होती है,
वो क्या होती है, वेरी होती है। जैसे कभी 1 हो सकती है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी आपके वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। कभी आपके पास कोई स्क्वायर गिवन होगा और उसकी साइड्स जो होंगी वो 2 2 होंगी, तो आपकी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से चेंज हो जाएगी। ठीक है, नाउ वी मे टेक पैरामीटर ऑल्सो टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेरिएबल। अब यहाँ पे हम जो पैरामीटर है उसको वेरिएबल के फॉर्म में ले रहे हैं, से p, हम उसको p बोल सकते हैं। देन द रूल फॉर द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज एक्सप्रेस्ड एज अ रिलेशन बिटवीन। यहाँ पे क्या होगा, जो पैरामीटर का जो रूल होगा स्क्वायर का, वो रिलेशन बिटवीन उसका शो करेगा। तो क्या रिलेशन होगा, द पैरामीटर एंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर p इक्वल्स टू 4l। मतलब हमने यहाँ पे जो पेरीमीटर है उसको हमने p नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, p। ठीक है, तो पेरीमीटर हमारा हो गया p और हमारा फॉर्मूला हो गया 4 इंटू एल। तो यहाँ पे एक ये वेरिएबल आ गया, एक ये वेरिएबल आ गया समझ में आपको। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब हम रेक्टेंगल का केस देखेंगे। तो रेक्टेंगल के केस में मैंने आपको बताया था कि अपोजिट साइड्स हमेशा कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो एक साइड होगी आपकी एल और दूसरी साइड होगी बी। एल होगी लेंथ और बी होगी ब्रेथ। तो हम इसका जब पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी। तो इससे हमारा पैरामीटर का फॉर्मूला फाइंड आउट होता है। तो यहाँ पे देखो आपके पास ए बी सी डी एक रेक्टेंगल गिवन है जिसकी की 4 साइड है, ए बी सी सी डी एंड डी। ठीक है, और इनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल में एबीसीडी में एल किसको डिनोट कर रहा है, एल डिनोट कर रहा है लेंथ को और बी डिनोट कर रहा है ब्रेथ को। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सारी साइड्स को या तो हम ऐड कर दें, तो एक बार ए बी होगा, एक बार बी सी होगा, एक बार सी डी होगा और एक बार ए डी होगा, तो उससे भी पेरीमीटर निकल जाएगा। या फिर अगर इसका फॉर्मूला हम कैलकुलेट करें तो देखो हम क्या करते हैं, सपोज वी आर टेकिंग ऑल साइड्स। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ पे हमारी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, सिमिलरली ये दोनों भी इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ए बी है वो इक्वल टू डी सी है और जो हमारा बी सी है वो इक्वल टू डी है। ठीक है, हम कह सकते हैं। तो जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो हमारी सारी साइड्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ठीक है, जब हमारी ऑल साइड्स ऐड होती हैं तो उसके बाद देखो ये मेरी सारी साइड क्या हो गई, ऐड हो गई। अब इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी है वो तो एज इट इज रहेगा, बट हम डीसी को भी हम ए बी बोलते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसको ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बी सी एज इट इज रहेगा, बट डी ए को भी हम बी सी बोलते हैं, तो यहाँ पे फिर बी सी आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 2 ए बी आ गया और 2 बी सी आ गया, दो बार आ गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 ए बी और यहाँ पे लिख देंगे 2 बी सी। तो हम इसमें से 2 अगर कॉमन निकाल लें तो हमारा ब्रैकेट में बचेगा ए बी प्लस बी सी। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। ए बी की वैल्यू हो गई आपकी एल और बी सी की वैल्यू हो गई आपकी बी। तो ये हो गया आपका P इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे आपके जो पैरामीटर्स आ गए वो कैसे आ गए, ऐसे पैरामीटर का फॉर्मूला आपका बन गया, ये बन गया आपका पैरामीटर का फॉर्मूला। क्या बन गया, 2 इंटू लेंथ ऑफ सी डी एंड 2 इंटू, तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। ठीक है, where L and B are respectively the length and the breadth of the rectangle. Discuss what happen if L equals to B. अगर L और B की वैल्यू सेम है तो क्या होगा, if we done parameter of a rectangle by the variable P, the rule of parameter rectangle becomes P equals to 2L plus 2B. ठीक है, आगे समझ में। नोट here, अब नोट हमारे पास क्या है, हियर बोथ एल एंड बी आर वेरिएबल। अब यहाँ पे जो एल है और बी है दोनों क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं, मतलब ये फिक्स नहीं है, इनकी वैल्यू क्या होगी, चेंज हो सकती है। दे टेक ऑन वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वो क्या करेंगे, एक दूसरे की वैल्यू इनकी अलग अलग रहेगी। द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल टेक्स डज डिपेंड ऑन द व्हाट वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल हैज टेकन। तो एक की वैल्यू डिपेंड करेगी दूसरी की वैल्यू क्या होगी उस पर। ठीक है, अब हमारे पास एक रूल आया है, रूल फ्रॉम अरिथमेटिक। देखो अभी हमने ज्योमेट्रिक से देखा, अब हम देखेंगे अरिथमेटिक से क्या होगा। तो देखो यहाँ पे थर्ड हमारे पास कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। अभी हमने देखा कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल से
में वेरिएबल का यूज किस तरीके से हुआ है। देखा आपने, सिंगल वेरिएबल भी हमने देख लिया और डबल वेरिएबल भी देख लिया। अब हम अरिथमेटिक रूल में भी देखते हैं कि यहाँ पे हम वेरिएबल किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखो, वी नो दैट 4 + 3 = 7। ये हमें पता है कि 4 और 3 क्या होता है, 7 होता है। एंड 3 + 4 = also a 7। दैट इज 4 + 3 = 3 + 4। मतलब अगर 4 + 3 7 होता है और 3 + 4 भी 7 होता है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 4 + 3 = 3 + 4? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो अल्टीमेटली 7 हो गई, तो हम इसको एक दूसरे के इक्वल्स में लिख सकते हैं। एज वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑन होल नंबर, दिस इज ट्रू फॉर एनी टू नंबर्स। ये ट्रू है लेकिन किसके लिए, सिर्फ दो नंबर्स के लिए। दिस प्रॉपर्टी ऑफ नंबर इज नोन एज कम्यूटेटिव और ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं जहां पे वैल्यू इधर से इधर या इधर से इधर आ जाए, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। नाउ कम्यूटिंग कम्यूटिंग मीन्स इंटरचेंजिंग। कम्यूटिंग का मतलब क्या होता है, इंटरचेंजिंग। दैट मीन्स यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 आ गया, अब इंटरचेंज हो गया, ये 3 यहाँ आ गया और 4 बाद में आ गया, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिंग ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, वैल्यूज इंटरचेंज हो रही है। कम्यूटिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर इन एडिशन डज नॉट चेंज द सम। देखो, प्रॉपर्टी वहीं पे लगेगी जहां पे उनका सम जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ नंबर की पोजीशन चेंज होना चाहिए। अगर एक बार 2 + 3 आ गया इक्वल के इस तरफ, तो इक्वल के उस तरफ 3 + 2 आ जाएगा। मतलब सिर्फ नंबर जो है वो इंटरचेंज हो रहे हैं, बट उनका जो सम है वो इक्वली होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों बार, ठीक है। अब द यूज ऑफ वेरिएबल अलाउ अस टू एक्सप्रेस द जनरलिटी ऑफ दिस प्रॉपर्टी इन कंसाइज वे। अब यहाँ पे हम वेरिएबल का यूज करके इस फॉर्मूले को देखते हैं। तो यहाँ पे लेट ए एंड बी बी द टू वेरिएबल विच कैन टेक एनी नंबर। यहाँ पे हम लोगों ने दो वैल्यूज ले ली, एक ले लिया ए और एक ले लिया बी, ठीक है। अब अगर इसको कम्यूटेटिव करें तो ये हो जाएगा बी प्लस ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। Once we write the rule this way, all special cases are included in if a equals to 4, b equals to 3। अगर यहाँ पे a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। बट दोनों ही केस में आपका आंसर क्या होगा, सेम होगा। इफ a equals to 37 एंड b equals to 73, अगर हमारा a 37 होगा और b हो जाएगा हमारा 73 इक्वल्स टू 73 + 37, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। एंड सो ऑन। नाउ मूविंग ऑन, फोर्थ पार्ट, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। देखो, हमने एडिशन ऑफ टू नंबर्स देखे, अब हम कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स देखेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन का केस भी सेम होगा, वहां पे भी क्या होगा, इंटरचेंज होगा। मतलब अगर आपका a इंटू बी रिटर्न है, तो आपका क्या हो जाएगा, b इंटू ए। मतलब वैल्यू जो होगी उनकी सेम होगी, बट वो जो वेरिएबल की जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, एक बार वो यहाँ आएगा और एक बार यहाँ, मतलब वैल्यू क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है। तो देखो, मैं फटाफट से आपको मल्टीप्लिकेशन बताती हूँ। We have seen in the chapter on whole numbers that for multiplication of two numbers, the order of two number being multiplied does not matter। किस ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ये मैटर नहीं करता, बस आपका जो आंसर है दैट विल बी सेम। सो फॉर एग्जाम्पल 4 into 3 equals to 12 and 3 into 4 equals to 12। So 4 into 3 either or 3 into 4, the value will be both case in same। This property of number is known as commutative multiplication of the numbers। ये इस ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर। कम्यूटिंग दैट मीन्स अगेन इंटरचेंजिंग। कम्यूटिंग का मतलब क्या होता है, इंटरचेंजिंग। द ऑर्डर ऑफ नंबर इन मल्टीप्लिकेशन डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। जो भी ऑर्डर हो नंबर का, उससे प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो चेंज नहीं होता, ऑर्डर कुछ भी हो। यूजिंग वेरिएबल ए एंड बी एज केस ऑफ एडिशन, जैसा हमने एडिशन में दो वेरिएबल लिए थे ए और बी, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, सेम हम यहाँ पे भी लेंगे। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए।
तो नोट दैट ए एंड बी कैन टेक एनी अदर नंबर वैल्यू। अब क्या होगा, ए और बी की अगर हम कुछ और भी वैल्यू रख दे, सपोज मैंने यहाँ पे सपोज इफ मेरे ए की वैल्यू है 12 एंड बी की वैल्यू है 11, तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी में पुट करती हूँ तो ये हो जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय 12। बोथ केस में वैल्यू आपकी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या होगा, दे आर वेरिएबल्स, ऑल स्पेशल केस लाइक 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 4, और 37 इंटू 73 इंटू 73 इक्वल्स टू 73 इंटू 37, फॉलो फ्रॉम द जनरल रूल। आ गया समझ में आपको? मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो वी हैव वन मोर प्रॉपर्टी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स। अब ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी of numbers. Suppose we are asked to calculate 7 into 38. We obviously do not know table of 38, so we do the following. अब हमको अगर मैंने बोला कि 7 मल्टीप्लाई बाय 38 कितना होता है, बट आपको टेबल पता ही नहीं है 38 का, तो आप क्या करोगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 38 पहले लिखोगे, फिर इक्वल्स टू 38 को क्या करोगे, ब्रेक करोगे। ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स में बताया है कि बड़े मल्टीप्लिकेशन होते हैं तो नंबर्स को कैसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ वो आप देख लेना। तो देखो यहाँ पे 38 जो है उसको मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, तो कैसे ब्रेक हो गया वो मेरा 30 प्लस 8, और इसको मैंने 7 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब इस केस में मेरा आंसर आ जाएगा 7 इंटू 30 प्लस 7 इंटू 8। अब ये थोड़ा इजी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 30 हो जाएगा आपका 210, क्योंकि 7 3 21 होता है, और 0 0, और 7 8 आपका हो जाएगा 56। तो योर आंसर विल बी 266। आगे समझ में? दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर एनी 3 नंबर्स लाइक 7 30 एंड 8। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर द एडिशन ऑफ नंबर। ठीक है, by using variable we can write this property of the number also। तो देखो वेरिएबल यूज करके इस प्रॉपर्टी को हम कैसे लिख सकते हैं, लेट ए बी सी, 3 वेरिएबल्स है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि नंबर्स हमारे क्या क्या हो रहे थे, 7 30 एंड 8 ब्रेक करने के बाद, तो हम वेरिएबल क्या लेंगे, ए बी एंड सी। अगर हमने ये तीनों वेरिएबल लिए हैं तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, ए इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस सी। क्यों, क्योंकि 38 को मैंने 30 प्लस 8 में ब्रेक किया था, ये देखो, तो उसको मैं बी और सी मेंशन कर सकती हूँ, इक्वल। अब इसको इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तब हमारा आंसर निकलेगा। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ द नंबर आर फैसिनेटिंग, you will learn many of them in your study of number this year. In your later study of mathematics, use of variable allow us to express these property in a very general and concise way. One more property of the number is given in question number 5, exercise 11.2. Try to find more such of the number and learn express to variable. देखो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको क्यों बताई जा रही है, आपको समझ में आया कि एडिशन की प्रॉपर्टी क्यों बताई गई, कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्यों बताई गई, डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर रहे हैं। जब वेरिएबल को हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज करेंगे, तो जब हमारे पास क्वेश्चन होगा तो उनकी वैल्यूज हम रखेंगे, जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो भी वैल्यू गिवन होगी वो रख के उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि इन प्रॉपर्टीज में कैसे वेरिएबल का यूज होता है, क्यों हमें वेरिएबल लेना पड़ता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, वी हैव एक्सरसाइज हियर नाउ 11.2 एक्सरसाइज। मैंने 11.1 आपको करवा दी है, आप लोग बहुत अच्छे से उसको पढ़िए और रिवाइज करिए, मैंने होमवर्क भी दिए हैं। अगर आपको कहीं पे कुछ भी डाउट है तो आप लोग क्या करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि मैम हमको यहाँ पे ये डाउट है। सो मूविंग ऑन अवर क्वेश्चन नंबर 1, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज शोन इन फिगर। ठीक है, यहाँ पे एक इक्विलेटरल सॉरी, तो यहाँ पे हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज योर ठीक है,
ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी आपकी सारी साइड्स क्या है, एल है, ठीक है। एक्सप्रेस द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग एल, ठीक है। तो हमको एल वेरिएबल यूज करके इक्विलेटरल ट्राइंगल की वैल्यू निकालनी है या आंसर निकालना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे होगा आपका जो हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सारी साइड्स आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है, 3 साइड्स हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3l। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल्सो और आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो। Moving on, next question, that is question number 2. The side of regular hexagon is denoted by L. यहाँ पे एक रेगुलर हेक्सागन है जो कि डिनोटेड बाय L है। एक्सप्रेस द पैरामीटर ऑफ हेक्सागन यूजिंग L। आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है पैरामीटर हेक्सागन का। तो अ रेगुलर हेक्सागन हैज ऑल इट्स 6 साइड्स इक्वल इन लेंथ। यहाँ पे सारी साइड्स जो है वो इक्वल है, ठीक है। और कितनी साइड है, 6 साइड है। तो मैं इसका फॉर्मूला बनाती हूँ। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि द पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागन इज, क्या हो जाएगा पैरामीटर, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल। कितनी साइड हो गई, 6 साइड हो गई, तो इसको हम बोल सकते हैं 6l। तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन आपका क्या हो जाएगा 6l, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर एज शोन इन फिगर। देखो यहाँ पे 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशन कौन सा होता है, जिसकी ये साइड्स ऐसी 3 डायमेंशन हमको जिसमें ऐसे दिखते हैं उनको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल फिगर। इट हैज 6 फेसेस। इसके कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस। ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर, और सारे के सारे आइडेंटिकल स्क्वायर होते हैं। क्या बोलते हैं आइडेंटिकल स्क्वायर, मतलब सारे स्क्वायर की जो वैल्यू है या साइज है वो सेम होगी, ठीक है। द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ ए क्यूब इज गिवन बाय एल। फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ एज ऑफ ए क्यूब। तो यहाँ पे हमारी सबसे पहले लेंथ ऑफ द एज ऑफ क्यूब कितनी है, एल है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि टोटल लेंथ देखते हैं, ठीक है, और हमारी जो नंबर ऑफ एजेस होंगी वो कितनी होंगी, नंबर ऑफ एजेस कितनी है, वो है 12, ठीक है। आपने काउंट किया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, एजेस नहीं है ये, ठीक है। अब ये अब एजेस कौन सी होती है, ये वाली होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दीज आर द एजेस, ठीक है। तो ये कितनी होगी आपकी 12 हो गई। तो आपका जो पेरीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ क्यूब, क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ क्यूब, 2 इंटू एल, दैट इज 12l, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज अ लाइन विच जॉइंस 2 पॉइंट on the circle and also passes through a center of the circle. Express the diameter of the circle in terms of its radius r, ठीक है। तो इस सर्कल में आपका जो डायमीटर है वो कितना है, तो हम देखते हैं सबसे पहले डायमीटर कितना है हमारा, डायमीटर है हमारा ए बी, ठीक है। और रेडियस कितनी है, तो रेडियस है आपकी आर, ठीक है। अब डायमीटर इक्वल्स टू, अगर हम ये हमारी आर है तो ये भी हमारी आर हो जाएगी, ये भी आर हो जाएगी। तो आर प्लस आर अपनी क्या होती है, क्या होती है आर प्लस आर, होती है डायमीटर, ये हो गई 2r, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल d। तो d इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू आर, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। टू फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स we can have 2 ways. We may first add 14 and 27 to get 41, and then
add 13 to it to get the total sum 54. Or second method, we may add 27 and 13 to get 40 and then add 14 to get 54. Thus this is the sum. So this can be done for any three numbers. This property is known as associative of addition of the number. आपको मैंने एग्जांपल में बताया था कि फिफ्थ क्वेश्चन में हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और वो प्रॉपर्टी होगी हमारी associativity ऑफ एडिशन. ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑफ नंबर्स. देखो इस प्रॉपर्टी में एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हमारे पास तीन नंबर है 14, 27 एंड 30. ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करना, तो इनको हम कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं. पहले हम 14 को 27 से ऐड कर सकते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसको 13 से ऐड कर देंगे. तो इस केस में भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा आपका 41 प्लस 13, तो दैट इज इक्वल्स टू योर 54. अगेन सेकेंड केस में अगर मैं 14 के साथ 13 पहले ऐड कर दूं और उसके बाद मैं यहाँ पे 27 ऐड करूं, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 27 प्लस 27, सॉरी, तो आंसर विल बी सेम इन बोथ केस. तो ऐसी प्रॉपर्टी जहां पे हम इंटरचेंज कर रहे हैं एडिशन का जो ऑर्डर है उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. देखो अगर यहाँ पे मैं तीन वेरिएबल्स लेती हूँ, यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल्स लेती हूँ इन जनरल वे बाय यूजिंग वेरिएबल ए एंड बी, तो एक सी भी होगा इसमें. तो अगर हम इन तीन वेरिएबल्स को यूज करके ये प्रॉपर्टी डिजाइन करना चाहें तो ये प्रॉपर्टी कैसी होगी, तो यहाँ पे हम पहला नंबर लेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस सी प्लस बी. तो ये आपकी बन गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ठीक है, आगे समझ में. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस वन इज योर एसोसिएटिव ऑफ एडिशन of the numbers. So this is also very important property. Here we used variable to show this property. ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को कि इसको कैसे सॉल्व करना. तो देखिए यहाँ पे हमने अलजेब्रा का 11.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया है और हमने देख लिया है कि वेरिएबल्स का यूज हम कैसे कैसे कर सकते हैं. तो आप लोग भी इसको फटाफट से पूरी एक्सरसाइज देखो और इसको सॉल्व करो, सारे के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करो और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप लोग इसको एक थम्स अप दीजिए, लाइक दीजिए, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको भी समझ में आ रहा है. और आपको मेरी वीडियोस आगे भी देखनी है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है. ठीक है, और इसके साथ साथ आपके जितने फ्रेंड्स हो सके सबको आप ये चैनल शेयर करो. ठीक है, तो चलो आज की क्लास में यहीं खत्म करती हूँ. सो आई एम गोइंग टू लीविंग दिस सेशन नाउ. ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय.